नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नेपाल में चल रहे जेंजी आंदोलनों के बीच अब जेंजी के लिए अपनी अंतरिम सरकार चुनना मुश्किल हो गया है। जी हां, जो जेंजी कुछ दिन पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे थे, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो युवा सड़कों पर आ गए थे, आज वही दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल को खाक करने वाले लोगों के लिए अब नया नेता चुनना मुश्किल होता जा रहा है। कल तक जहां नेपाल में भ्रष्ट सरकार को गिराने के लिए हिंसा हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, आज वहीं नई सरकार के अंतरिम पीयर को लेकर घमासान छिड़ गया है। नेपाल में तख्ता पलट के इस खेल के बीच नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। चलिए जरा इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नेपाल में नए नेता को लेकर कंफ्यूजन की वजह से तख्ता पलट के बाद अभी कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ जेंजी का आंदोलन अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर अब भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल सेना ने कमान संभाल ली है। सुरक्षा को देखते हुए इस वक्त राष्ट्रपति को आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। वैसे देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं कि नेपाल में मौजूदा सरकार के विरोध में इतना उग्र आंदोलन किया गया हो। नेपाल में इन आंदोलनों और प्रदर्शनों का इतिहास सालों पुराना है। इससे पहले साल 1996 में ठीक ऐसा ही आंदोलन राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए सीपीएन ने किया था। कामयाबी 2006 में मिली और 2008 में माओवादियों ने 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया। कभी राजशाही को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ आज जेंजी ने आंदोलन किया और हिंसा के बलबूते मौजूदा सरकार को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जेंजी को जीत तो मिल गई, लेकिन नेपाल में लोकतंत्र का भविष्य अब भी सवालों के घेरे में है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर जरा नेपाल की अंतरिम सरकार के लिए चर्चित चेहरों पर डाल लेते हैं। नेपाल में तख्ता पलट के पीछे मुख्य तौर पर 4 चेहरे सामने आए हैं। इसमें पहला नाम है सुदन गुरंग, दूसरा नाम है बालेन शाह और तीसरा नाम है रवि लामिछाने और चौथा नाम है सुशीला कार्की। दावा किया जा रहा है कि जेंजी के आंदोलन के सूत्रधार यही 4 किरदार हैं। नेपाल में जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब इन्हीं 4 किरदारों से पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। लेकिन इस बीच नेपाल के सेना अध्यक्ष और हाईकमान के बीच कल जो बैठक हुई, उसमें अंतरिम प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए एक नया ही नाम सामने आया है और वो है कुलमान घिसिंग। लेकिन अब भी सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है और वजह है कि आर्मी हेडक्वार्टर में सुशीला कार्की की सेना प्रमुख से भी मुलाकात और जेंजी की तरफ से कार्की के नाम को समर्थन मिलना। लेकिन सुशीला कार्की को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि जेंजी के आंदोलन से जुड़े सभी गुट इस नाम पर सहमत नहीं है। दरअसल जेंजी का कोई चेहरा नहीं है, ना ही कोई संगठन है। जेंजी के आंदोलन से जुड़े कुछ गुट इस नाम पर सहमत है तो कुछ नहीं भी है। जेंजी के आंदोलन से अलग अलग सोच और अलग अलग गुट शामिल है। अब तख्ता पलट के बाद आंदोलन से जुड़े सभी गुटों की अपनी अपनी मांगे भी हैं। जेंजी के कुछ गुट एक बार फिर लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, तो कुछ नई राजनीतिक व्यवस्था, तो कुछ नया संविधान मांग रहे हैं, तो कुछ अंतरिम सरकार मांग रहे हैं। यही नहीं, कुछ गुट तो ऐसे भी हैं जो राजशाही की वापसी भी चाहते हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से तख्ता पलट के बाद अभी भी कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन नेपाल के बड़े बड़े नेताओं की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए इस वक्त राष्ट्रपति को भी आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। आर्मी मुख्यालय में ही नेपाल के तमाम मंत्री और सांसद भी मौजूद हैं। नेपाल में गहराते इस राजनीतिक संकट के बीच अब राष्ट्रपति प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी ने भी एक बार फिर से संवैधानिक राजशाही की मांग उठाई है। मीडिया से बातचीत में आरपीपी के वरिष्ठ नेता धवल शमशेर राणा ने कहा कि उनकी पार्टी देश के दीर्घकालिक भले के लिए राजशाही को जरूरी मानती है। राणा ने कहा, हमने हमेशा नेपाल में संवैधानिक राजशाही का समर्थन किया है। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा संकट है और जनता इसी वजह से राजनीतिक दलों से मोह भंग कर रही है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो नेपाल का भविष्य अस्थिरता में फंस सकता है। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सुशीला जैसे नामों का समर्थन उनकी पार्टी कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल संवैधानिक राजशाही की बहाली में है। इस बीच जेंजी आंदोलन के साथ बात आगे ना बढ़ पाने और अंतरिम सरकार को लेकर जारी खींचतान के बीच फिर से राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। राणा का कहना है कि आरपीपी जैसी पार्टियां युवाओं की बेचैनी और जनता की नाराजगी को समझ रही हैं और यही वजह है कि वे इस समय राजशाही को देश के लिए सबसे स्थायी रास्ता मानती हैं। खैर, इन सभी चीजों से इतर अब जरा ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जेंजी प्रदर्शनकारियों की क्या मांगे हैं। बता दें कि जेंजी की तरफ से नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर 10 सूत्रीय एजेंडा रखा गया है, जिसमें पहला मुद्दा है राष्ट्रपति फौरन संसद को भंग करें। दूसरा मुद्दा है सुशीला कार्की के साथ मिलकर आगे का रोड मैप ड्राफ्ट तय हो। तीसरा मुद्दा है ड्राफ्ट राष्ट्रपति को सौंपे और उसे लागू करें। चौथा मुद्दा है ड्राफ्ट के हिसाब से संविधान बदला जाए।
पांचवा मुद्दा है सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बने। छठा मुद्दा है अंतरिम सरकार में 9 मंत्री बने, 3 जेन Z से, 3 जेन Y से और 3 जेन X से। सातवां मुद्दा है कि अगले 6 से 7 महीने में चुनाव करवाए जाएं। आठवां मुद्दा है कि संविधान में भ्रष्टाचारी नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नौवां मुद्दा है कि सेना के साथ तालमेल रखा जाए और शांति बहाली हो। और आखिरी और 10वां मुद्दा है कि विदेश में रह रहे नागरिकों को भी वोट का अधिकार मिले। भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़की इस आग में केवल नेताओं की ही छुट्टी नहीं हुई है, बल्कि नेपाल सेना की भी जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 1033 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बीच नेपाल की पीएम ओली कहां छुपे हैं, हेलीकॉप्टर से वो कहां गए, अभी तक इसका भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिलहाल नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से जेन Z ने विद्रोह की आग भड़काई और केपी शर्मा ओली सरकार का तख्ता पलट किया, उसे नेपाल दशकों तक नहीं भूल पाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या जेन Z मोहरा है और असल चेहरा कोई और ही है? क्या नेपाल गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर क्या जेन Z की मांग पर अंतरिम सरकार बनेगी? और क्या तख्ता पलट के बाद भी नेपाल में पाकिस्तान की तरह ही सेना राज करेगी? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।